अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको जो असाइनमेंट दी थी उसी में से एक ईआर प्रोजेक्ट नंबर जो 10 है हमारे पास पेज नंबर 76 के ऊपर, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए और अगर किसी को समझ नहीं आई तो उससे भी पता चल जाए कि हमने ये ईआर डायग्राम कैसे बनानी होती हैं। चूँकि ये जो प्रोजेक्ट नंबर 10 है ये सबसे बड़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं आपके साथ यही डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ना ये सारा समझ आ जाए। मैं यहाँ पे जो हमें ईआर प्रोजेक्ट 10 के अंदर जो स्टेटमेंट दी हुई है वो पढ़ के उसके साथ साथ मैं आपको डायग्राम बनवाता हूँ कि आप किस तरह से डायग्राम जो है बना सकेंगे। बाकी उसने जो सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है वो आप एक दफ़ा खुद स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि मैं ये सारा सोल्यूशन जो है आपको वैसे ही समझा दूंगा। आप तो इसके लिए तरीक़ेकार क्या होता है ईआर डायग्राम के ड्रॉ करने का कि आपने स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है और साथ साथ आपने उसे ड्रॉ करना होता है, यानी जो चीज़ आपको जितनी समझ आ गई उसको आपने फिर जो है वो साथ साथ पेज के ऊपर ड्रॉ कर लेना होता है। इसलिए आप अभी जो है वो क्या करें, अपनी बुक ओपन कर लें, साथ एक जो है जिधर सोल्यूशन दिया गया हुआ है उसके ऊपर एक पेज रख लें ताकि आपको मैं साथ साथ जो है ये ड्रॉ करवाता जाऊं और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि हमने इसे कैसे ड्रॉ करना होता है। स्टार्ट करते हैं हम जो है सिनेरियो दिया गया हुआ है। तो उसने ये कहा हुआ है प्रिपेयर एन ईआर डायग्राम फॉर अ रियल स्टेट फॉर्म दैट लिस्ट प्रॉपर्टी फॉर सेल, यानी हमने एक ऐसी डायग्राम बनानी है, ईआर डायग्राम बनानी है जो एक रियल स्टेट कंपनी की है, यानी कि जो ये जगह का लेन देन करते हैं उनकी है, उनकी जो है हमने ईआर डायग्राम यहाँ पे बनानी है। ठीक होगा जी। आल्सो प्रिपेयर आर डेफिनेशन ऑफ ईच एंटिटी टाइप, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप जो है। तो आपने क्या करना है कि हर एक एंटिटी टाइप को जो है आपने यहाँ पे मेंशन करना है, उसके एट्रीब्यूट्स बताने हैं और उसके साथ साथ उसका रिलेशनशिप बताना है कि दूसरे एंटिटीज़ के साथ उसका रिलेशनशिप जो है वो क्या होगा। तो ज़ाहिर बात है ईआर डायग्राम के अंदर हम यही काम करते हैं कि हम एंटिटीज़ भी बनाते हैं, उनका रिलेशनशिप भी शो करते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स भी शो करते हैं कि किस एंटिटी का कौन कौन सा एट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट दिए गए हैं हम सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे, हम उसके अलावा भी शामिल कर सकते हैं या किसी और कंपनी की रिक्वायरमेंट और भी हो सकती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अभी जो हम बनाने लगे हैं ईआर डायग्राम, ये जो प्रोजेक्ट 10 में दी गई हुई है ये रियल स्टेट की है। एक और कंपनी अगर रियल स्टेट की ही होगी लेकिन उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर एक रियल एस्टेट की कंपनी की ईआर डायग्राम जो है वो इसी तरह की बने। तो अगर ईआर डायग्राम जो है वो हर एक कंपनी की डिफरेंट होगी तो ज़ाहिर बात है फिर उनकी डाटाबेस जो है वो भी डिफरेंट होगी। तो मेरा ख्याल आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हर एक कंपनी की जो है वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। इसको ना मैं एक और तरीके से समझा देता हूँ, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ लेकिन फिर समझा देता हूँ। देखिए हमने बात की थी कि हमारे पास टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, मैं अक्सर ही एग्जांपल लेता हूँ चूँकि ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि आप इस सारे फेज से गुजर के आए होते हैं। टीचर और स्टूडेंट का जो हमारे पास रिलेशनशिप है उसका आपको पता है कि वो स्कूल में और तरह का होता है, कॉलेज में और तरह का होता है और यूनिवर्सिटी में या बीएस लेवल पे आके और तरह का होता है। जिस तरह हमने बात की थी कि अगर हम टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी शो करें तो हम ये कहते हैं जी 1 to many का रिलेशनशिप है जब वो स्कूल में होता है, जब कॉलेज में आता है तो मैनी टू मैनी का, और यूनिवर्सिटी में भी आके जो है वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप ही एग्जिस्ट करता है। देखें है तो टीचर और स्टूडेंट, लेकिन क्या हुआ जब स्कूल से आप कॉलेज में पहुंचे ना तो आपका रिलेशनशिप चेंज हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों इंस्टीट्यूट जो हैं वो एजुकेशन के हैं लेकिन एंटिटीज़ का रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह अगर एक और रियल एस्टेट की कंपनी भी होगी तो उनकी अगर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी तो उनकी ईआर डायग्राम डिफरेंट बनेगी, और जब ईआर डायग्राम जिसको हम लॉजिकल डिज़ाइन कहते हैं वो डिफरेंट बनेगा तो जाहिर बात है उनकी फिर असल डाटाबेस जिसे हम फिजिकल डिज़ाइन कहते हैं वो भी डिफरेंट होगी। तो अब मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये जो ईआर डायग्राम है ये सिर्फ इसी रिक्वायरमेंट्स या इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाई गई है। अगर कोई और रियल एस्टेट की कंपनी होगी तो उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं और हमारी ज़ाहिर बात है फिर ईआर डायग्राम भी जो है वो डिफरेंट बनेगी। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो हमारे पास वो ये है, द फर्म हैज़ अ नंबर ऑफ सेल्स ऑफिसेज इन सेवरल स्टेट्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन की गई हुई हैं, सेल ऑफिसेज हैं और स्टेट्स हैं। अब आपने इसमें से देखना है कि कौन सा हमारा जो है वो कौन सी एंटिटी होगी और कौन सी एंटिटी नहीं होगी। आसान सा जो तरीक़ेकार है, जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि जिस चीज़ के भी एट्रीब्यूट्स आगे आएंगे ना वो आपकी एंटिटी हुआ करेगी, और जिस चीज़ के एट्रीब्यूट्स आगे नहीं बताया करेगा उसको हम इग्नोर कर दिया करेंगे।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसने कहा हुआ है द फर्म हैज़ अ नंबर ऑफ सेल्स ऑफिसेज इन सेवरल स्टेट्स। यहाँ पे नाउन जो है, नाउन का आपको पता होगा जो किसी भी चीज़ का नाम होता है, तो नाउन जो है हमारे पास वो दो हैं, सेल ऑफिस है और स्टेट्स है। तो इन दोनों को एंटिटी बनाना है या एक को बनाना है, इसका डिसीजन हम जो है वो करते हैं। लेकिन पहले आप ये समझ लें कि आपको पता है कि हमने एंटिटीज़ हमेशा जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट करनी होती हैं। हम एंटिटीज इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम सेल ऑफिसेज लिखेंगे या सेल ऑफिस लिखेंगे और उसके साइडों पे जो है ना हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। तो यहाँ से आप अपना काम स्टार्ट कर लें, आप एक रेक्टेंगल बनाएं और उसमें जो है वो आप सेल्स ऑफिस जो है वो लिख लें। अब दूसरी जो रेक्टेंगल वो स्टेट की हम बना सकते हैं क्योंकि स्टेट भी एक नाउन है, नाउन हमेशा एंटिटीज होती हैं। तो लेकिन आप ये लाइन जरा पूरी पढ़ लें। अगर आप देखें एट्रीब्यूट्स ऑफ सेल्स ऑफिस, अब देखें एट्रीब्यूट्स जो सिर्फ दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं, सेल्स ऑफिस के। तो लिहाजा फिर हम जो है ना स्टेट को जो है वो इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसके एट्रीब्यूट्स नहीं है तो वो एंटिटी नहीं कहलाएगी या उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके जी, हमने क्या किया, हमने दरमियान में एक जो है वो रेक्टेंगल बनाई, उसके अंदर हमने लिख लिया सेल ऑफिस, आगे उसके एट्रीब्यूट दिए गए, साथ ही आपने एट्रीब्यूट ड्रॉ कर लेने हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ सेल्स ऑफिस इंक्लूड ऑफिस नंबर एंड लोकेशन। ऑफिस नंबर उसने आगे लिखा हुआ आइडेंटिफायर, हमने पीछे पढ़ा था आइडेंटिफायर क्या होता है। तो लोकेशन जो आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को जो है अपने उसके टेबल के अंदर जो है। तो ऑफिस नंबर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये जो हमने एंटिटी बनाई इसकी एक साइड पे एक लाइन खींचेंगे, आगे जाके हम एलिप्स बनाएंगे और ये जो एलिप्स होगी हमारे पास जो है इसके अंदर हम जो है वो लिख लेंगे ऑफिस नंबर। ऑफिस नंबर चूंकि आइडेंटिफायर है इसको हम साथ अंडरलाइन भी कर लेंगे, ये इसकी निशानी होती है। तो आपने अंडरलाइन कर लिया इसको जो है, और साथ दूसरा जो दिया गया हुआ है हमारे पास एट्रीब्यूट वो दिया गया हुआ है लोकेशन। तो हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे एक और जो यहीं से एक लाइन खींचेंगे और साथ जो है वो आगे बेजवी शक्ल बना के तो हम उसके अंदर फिर लिख लेंगे लोकेशन। तो दो एट्रीब्यूट्स थे तो हमने यहाँ से सेल ऑफिस से दो लाइनें खींची और एक में हमने लिख दिया ऑफिस नंबर और उसको अंडरलाइन कर दिया क्योंकि वो आइडेंटिफायर है, और दूसरी के अंदर हमने जो लिख दिया लोकेशन और इसको अंडरलाइन नहीं करना क्योंकि ये जो है हमारे पास वो एक सिंपल एट्रीब्यूट है। क्लियर होगी बात जी, हमारी यहाँ तक डायग्राम बन गई। पहली लाइन पढ़ के हमने कौन सी तीन चीज़ें ड्रॉ की, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, उसमें लिखा सेल ऑफिस, उससे हमने फिर दो लाइनें खींची क्योंकि उसके दो एट्रीब्यूट्स थे, उन दोनों लाइनों के एंड के ऊपर यानी सिरों के ऊपर जो है हमने दो बेजवी शक्लें बना ली, ठीक है, बेजवी सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिए और उनके अंदर हमने लिख लिया एक के अंदर ऑफिस नंबर और उसको हमने कर लिया अंडरलाइन कि ये जो है हमारे पास वो आइडेंटिफायर है, और दूसरे के अंदर हमने लिख लिया लोकेशन। देखिए अब अभी तक हमने ये तीन चीज़ें जो है वो पढ़ी थी अपनी इस स्टेटमेंट के अंदर और ये तीन चीज़ें ही हमने ड्रॉ कर ली। आपने हमेशा ईआर डायग्राम इसी तरह ही ड्रॉ करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप। इकट्ठी आप अगर सोचेंगे या आप जो है वो करने की कोशिश करेंगे तो आप गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट जी दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे और साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे। ईच सेल ऑफिस इज असाइंड वन आर मोर एम्प्लॉयज। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि एक और नाउन आ गया हमारे पास जो है, सेल ऑफिस को तो हम ऑलरेडी जो है वो ड्रॉ कर चुके हैं, उसको हम रेक्टेंगल बना चुके हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक एम्प्लॉय नाउन आ गया। तो नाउन जो है हमारे पास वो एंटिटी होती है, तो हमने एम्प्लॉय को जो है वो थोड़ा सा साइड पे या ऊपर जो है हमने ड्रॉ कर लिया एम्प्लॉयड। और ड्रॉ कैसे करना है, वही रेक्टेंगल बनानी है आपने और उसके अंदर आपने एम्प्लॉय लिख लेना है। अब आगे देखें, मुझे पहले क्यों पता चल गया था, क्योंकि आगे उसके एट्रीब्यूट्स दिए गए थे कि ये जो हमारे पास एंटिटी होगी। एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय आर एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। तो इसके जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है। तो आप क्या करें, वही इस जो आपने एंटिटी बनाई है थोड़े फासले पे, इसके साथ फिर उसी तरह दो लाइनें खींचें और उसके सिरों पे दो जो है वो आप सर्कल से बना लें, बेस बेस शक्ल बना लें आप जो है, और उसके अंदर ये दो एट्रीब्यूट्स लिख लें। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है और दूसरा हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय नेम है। इसी तरह से जिस तरह इसने दिया हुआ एम्प्लॉय अंडरस्कोर, वो नीचे एक लाइन लगी हुई है उसको हम अंडरस्कोर पढ़ते हैं और आगे आईडी। तो ये हमने दोनों जो है वो यहाँ पे लिख लिए। तो हमारी दो एंटिटीज बन गई और दोनों के दो दो एट्रीब्यूट्स पे हमने साथ ड्रॉ कर लिया। अभी कोई रिलेशनशिप हमें चूंकि पता नहीं चला तो हमने अभी तक कोई रिलेशनशिप ड्रॉ नहीं किया। आगे जो है उसने रिलेशनशिप दिया हुआ है, एन एम्प्लॉय मस्ट बी असाइंड टू ओनली वन सेल ऑफिस। अब यहाँ पे जो है वो हमें पता चल गया कि ये जो दिया गया हुआ है मस्ट बी असाइंड। असाइंड जो है ना हमारे पास ये एक रिलेशनशिप है, क्योंकि एम्प्लॉय का और सेल ऑफिस का रिलेशनशिप क्या होता है कि हम एम्प्लॉय को जो है सेल ऑफिस असाइन करते हैं कि आप इस सेल ऑफिस में जाकर काम करें, आप इस वाले सेल ऑफिस में जाकर काम करें। तो इनका रिलेशनशिप आपस में क्या बन गया, असाइन का। ठीक है जी, उसने जो है वो डायग्राम में बताइए असाइन लिखा हुआ है, आप असाइन लिख लें या इज असाइन लिख लें, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ है
कि हमें एक तो पता चल गया कि इन दोनों का रिलेशनशिप है इस स्टेटमेंट से, एन एम्प्लॉय मस्ट बी असाइन टू ओनली वन सेल ऑफिस। एक तो ये पता चल गया कि एम्प्लॉय का और सेल ऑफिस का रिलेशनशिप है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एम्प्लॉय से सेल ऑफिस की तरफ, उसके दरमियान में एक जो है वो डायमंड सिंबल बना लेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ था। उस डायमंड सिंबल के अंदर हम जो इसका नाम दिया गया हुआ, जिस तरह उसने अंदर दे दिया हुआ असाइंड का, वो हम नाम जो है वो लिख लेंगे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसके दरमियान में एक डायमंड सिंबल बनाया और उसको हमने दूसरी तरफ से जो है वो सेल ऑफिस के साथ मिला दिया और उसमें लिख लिया असाइन। तो यूं हमारा जो है वो एम्प्लॉय और सेल ऑफिस आपस में लिंक कर गए, कनेक्ट हो गए, या इनका रिलेशनशिप बन गया। अब अगली बात ये आती है कि इस रिलेशनशिप की जो है वो कॉर्डिनलिटी क्या होगी। कॉर्डिनलिटी हमने पढ़ा था मिनिमम होती है और मैक्सिमम होती है। तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो चेक करनी है कि ये इन दोनों के आपस में कॉर्डिनलिटी जो है वो क्या बनती है। अगर आप ये जो भी हमने दूसरी स्टेटमेंट की आखिरी जो लाइन उसको दोबारा पढ़ें, एन एम्प्लॉय मस्ट बी असाइन टू ओनली वन सेल ऑफिस, यहाँ से हमें ये समझ आ रही है कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ हम एक सेल ऑफिस में ही असाइन कर सकते हैं। यानी एम्प्लॉय को हमने सेल ऑफिस में असाइन करना है, यानी एम्प्लॉय का सेल ऑफिस के साथ रिलेशनशिप क्या होगा, तो उसको फिर हम जो है वो सेल ऑफिस की तरफ ही ड्रॉ करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दो लाइनें लगी हुई हैं, आप भी दो लाइनें ड्रॉ कर लें, लेकिन समझना ये है कि क्यों ड्रॉ की हमने, क्योंकि उसने यहाँ पे कह दिया है सिर्फ एक ही सेल ऑफिस में आप जो है एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया, तो उसकी मिनिमम कॉर्डिनलिटी जो है वो भी वन है। ये नहीं कहा कि हम जो है वो एक एम्प्लॉय को एक सेल ऑफिस में असाइन कर सकते हैं, या कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी हो सकते हैं जिसको कहीं पे असाइन ना किया गया। अगर ये स्टेटमेंट होती कि हम एक एम्प्लॉय को एक ही सेल ऑफिस में असाइन कर सकते हैं, या कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी हमारे पास हो सकते हैं जिन्हें किसी सेल ऑफिस में असाइन ना किया गया हो, तो फिर आपने क्या करना था, इसकी मैक्सिमम कॉर्डिनलिटी यानी जो एंटिटी के साथ आपने एक लाइन लगानी थी और एंटिटी से रिलेशनशिप की साइड पे जो है आपने जीरो लिख देना था, क्योंकि उसने कहा कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं जो कहीं पे असाइन ना किए गए हों। लेकिन ऐसा उसने नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना ही कह दिया हुआ है, एन एम्प्लॉय मस्ट बी असाइन टू ओनली वन सेल ऑफिस। इससे ये समझ आ रही है कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक सेल ऑफिस में ही हम जो है वो असाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम भी यही है और मिनिमम भी यही है। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम कॉर्डिनलिटी और मिनिमम कॉर्डिनलिटी दोनों हमने सिंगल लाइनें लगा दी हैं कि मैक्सिमम भी एक सेल ऑफिस में ही वो असाइन हो सकता है और मिनिमम भी एक सेल ऑफिस में ही वो असाइन हो सकता है। यानी एक एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा ऑफिस में नहीं जा सकता और हमारे एम्प्लॉय ऐसे भी नहीं हो सकते जो किसी सेल ऑफिस में असाइन ना किए गए हों। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है वो लगा देंगे दो लाइनें, सीधी लाइनें जो है सेल ऑफिस की तरफ एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि ये एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है सेल ऑफिस के साथ। तो हमने दो लाइनें लगा दी। जो एंटिटी की तरफ लाइन है वो मैक्सिमम कॉर्डिनलिटी को शो करती है और वो ये बता रही है कि ये हमारे पास जो है मैक्सिमम एक सेल ऑफिस में ही एम्प्लॉय असाइन होगा। और जो रिलेशनशिप की तरफ एक लाइन हमने लगाई है रिलेशनशिप के ऊपर, रिलेशनशिप वाली लाइन के ऊपर जो है वो ये शो कर रही है कि मिनिमम भी एक ही सेल ऑफिस में ये असाइन हो सकता है एम्प्लॉय जो है। ओके जी, ये तो हमें समझ आ गई कि एम्प्लॉय का सेल ऑफिस के साथ क्या रिलेशनशिप है। क्या अभी तक हमें यह पता चला है कि सेल ऑफिस का एम्प्लॉय के साथ क्या रिलेशनशिप है? इसके बारे में अभी हमें पता नहीं चला। हम आगे पढ़ते हैं और उम्मीद है हमें इसका भी पता चल जाएगा। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? फॉर ईच सेल ऑफिस देयर इज ऑलवेज ओनली वन एम्प्लॉय असाइन्ड टू मैनेज दैट ऑफिस। ये हमारे पास एक और रिलेशनशिप आ गया है कि हमारे पास एक सेल ऑफिस को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय ही जो है वो असाइन हो सकता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें इज ऑलवेज वन एम्प्लॉय, यहाँ पे भी उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि मैक्सिमम और मिनिमम भी जो है ना वो यही होगा। तो इसको जो है ना आपने अब ये करना है कि दो रिलेशनशिप बन जाएंगे हमारे। एम्प्लॉय का सेल ऑफिस के साथ जो है वो हमारे पास रिलेशनशिप अभी हमने ड्रॉ किया था वो असाइन का है, और सेल ऑफिस का एम्प्लॉय के साथ जो है मैनेजेस का, जो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैनेज करना है। तो उसमें भी उसने कह दिया ऑलवेज वन एम्प्लॉय असाइन टू, ठीक है जी, असाइन टू मैनेज दी ऑफिस जो है। तो यहाँ पे हम मैनेज का एक और रिलेशनशिप बना लेंगे और इसमें हम जो है बता देंगे कि एक सेल ऑफिस में जो है वो मैक्सिमम भी एक एम्प्लॉय, यहाँ पे एक लाइन मिस है, आप दो लाइनें लगा लें, उसके साथ एक और लाइन लगा लें कि मिनिमम भी एक ही होगा। ये कुछ चीज़ें मिसिंग की हुई हैं इसने, लेकिन हम खुद से भी जो है वो लगा लेते हैं इसके ऊपर, जो आप बुक के ऊपर या जो भी आप लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर लाइन लगा लें आप जो। तो मैक्सिमम और मिनिमम यही हो गया। अच्छा, अगर हम एम्प्लॉय का जो है वो देखें ऑफिस का, कि कुछ एम्प्लॉय हमारे पास, एक एम्प्लॉय जो है मैक्सिमम एक ऑफिस को ही
मैनेज करेगा, ये अब एम्प्लॉय का ऑफिस की तरफ जो है, सेल ऑफिस की तरफ रिलेशनशिप जो है, उसमें हमने एक लाइन लगा दी मैक्सिमम जो कॉर्डिनलिटी है, और जो मिनिमम कॉर्डिनलिटी है वहां पे हमने 0 लगा दिया हुआ है मैनेज के रिलेशन के अंदर। क्यों? देखें जरा, हमारे पास थे 3 सेल ऑफिस थे, हमारे पास 15 एम्प्लॉयज थे। हमने क्या किया हुआ है, हमने 5-5 एम्प्लॉयज को ना हर एक सेल ऑफिस में रखा हुआ है। अच्छा, वो जो 5 एम्प्लॉय है, क्या वो पांचों के पांचों जो है वो मैनेजर होंगे या पांचों के पांचों सुपरवाइजर होंगे? नहीं, सारी बात है उनमें से एक जो है वो सुपरवाइजर होगा और बाकी जो है ना वो आपके जाहिर बात है वर्कर होंगे, वो तो मैनेज नहीं कर रहे होंगे ऑफिस को। तो लिहाजा यहाँ पे हमने फिर इसलिए ये कर दिया हुआ है कि एम्प्लॉय का सेल ऑफिस के साथ जो हमने मैनेज वाला रिलेशनशिप बना रहे हैं उसमें हमने मैक्सिमम कॉर्डिनलिटी 1 लगा दी हुई है जो कि एंटिटी के साथ लिखी हुई है, और मिनिमम हमने 0 लगा दिया हुआ है। क्यों? कि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी भी सेल ऑफिस को मैनेज ना कर रहे हों, यानी जो वर्कर हैं, तो वर्कर जाहिर बात है वो मैनेज तो नहीं कर रहे होंगे, वो तो सिर्फ सेल ऑफिस के अंदर काम कर रहे होंगे। तो मैनेज कौन कर रहा होगा? मैनेज उनमें से कोई एक जो है जिसको हमने मैनेजर बनाया होगा, जिसको हमने सुपरवाइजर बनाया होगा, वो मैनेज कर रहा होगा। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनशिप बन जाएगा एम्प्लॉय का सेल ऑफिस के साथ मैनेज वाला जो है, उसमें ये है कि एक सेल ऑफिस का एम्प्लॉय के साथ क्या होगा कि सेल ऑफिस मैनेज होते हैं एम्प्लॉय से, तो मैक्सिमम भी उसे एक एम्प्लॉय जो है मैनेज करता है और मिनिमम भी एक ही एम्प्लॉय मैनेज करता है, यानी कह लें कि उसका मैनेजर जो होता है ना एम्प्लॉयज में से, वो एक ही होता है। और अगर एम्प्लॉय का हम जो है सेल ऑफिस के साथ रिलेशनशिप देखें मैनेजर्स वाला जो है, तो उसमें क्या होगा कि एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही सेल ऑफिस को मैनेज करेगा, या एक एम्प्लॉय ऐसा भी हो सकता है जो किसी भी सेल ऑफिस को मैनेज ना कर रहा हो, जो कि वर्कर है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो है एम्प्लॉय से सेल ऑफिस की तरफ जो मैनेज वाला रिलेशनशिप है उसमें हमने लगा दिया मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0, और सेल ऑफिस से एम्प्लॉय की तरफ जो मैनेज का रिलेशनशिप है उसमें हमने मैक्सिमम भी 1 लगा दिया और मिनिमम भी 1 लगा दिया। अच्छा, इससे पहले जो हमने एक और रिलेशनशिप पढ़ा था वो ये था जो एम्प्लॉय का सेल ऑफिस के साथ था असाइन वाला। उसमें हमने एम्प्लॉय का सेल ऑफिस के साथ रिलेशनशिप बता दिया था कि एक जो एम्प्लॉय है वो मैक्सिमम जो असाइन होगा वो एक ही सेल ऑफिस को होगा और मिनिमम भी एक सेल ऑफिस को होगा, यानी कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं हो सकता जो सेल ऑफिस में काम ना कर रहा हो। इसका रिवर्स वाला रिलेशनशिप हमने नहीं देखा था, यानी सेल ऑफिस का असाइन एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप क्या होगा वो हमने नहीं देखा था। वो थोड़ा सा इसने जो है वो गड़बड़ भी किया हुआ है। गड़बड़ ये किया हुआ है कि एक सेल ऑफिस में ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं, ये उसने बताया नहीं हुआ। जो चीज़ नहीं बताई गई होती उससे फिर हम अज्यूम करते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही होती है। तो एक सेल ऑफिस के अंदर कितने एम्प्लॉय हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मैनी, जिसे मैनी कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे क्रॉफिट बना लें एम्प्लॉय की तरफ जो है, एक चीज़। और क्या कोई ऐसा सेल ऑफिस हो सकता है जिसमें कोई भी एम्प्लॉय ना हो? जाहिर बात है, अगर किसी सेल ऑफिस में कोई एम्प्लॉय नहीं है तो वो हम सेल ऑफिस रखेंगे क्यों? वो तो हम ख़त्म कर देंगे, जिस तरह अक्सर कंपनीज करती हैं, जहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ ख़त्म हो जाते हैं जिस सिटी के अंदर से जो है, वहाँ से वो अपना ऑफिस वगैरह जो है वो क्लोज कर देते हैं। तो लिहाजा ये बात पे कंफर्म है कि एक सेल ऑफिस के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। जिस तरह ये जैज़ वालों की या टेलीनॉर वालों की ऑफिस बने हुए हैं, तो जाहिर बात है एक उनके सेल ऑफिस के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और कम अज़ कम एक ज़रूर होगा। इसलिए एम्प्लॉय की तरफ जो हमारा रिलेशनशिप है ना असाइन वाला, उसके आप जो है क्रॉफिट बना लें मैनी के लिए, मैक्सिमम कॉर्डिनलिटी के लिए, और मिनिमम के लिए एक सिंगल लाइन लगा लें, उसी के ऊपर लगा लें चाहे जो है, ताकि आपको पता हो कि इसका रिलेशनशिप जो है सेल ऑफिस का एम्प्लॉय के साथ जो है वो क्या है। वो है हमारे पास, जिसे हम वहाँ पे पढ़ते थे कॉर्डिनलिटी वाले चैप्टर के अंदर, जो है मैंडेटरी मैनी, यानी हमारे पास जो है एक सेल ऑफिस में ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं या कम अज़ कम एक एम्प्लॉय जो है वो ज़रूर होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे मैंडेटरी मैनी, और मैक्सिमम कॉर्डिनलिटी होगी मैनी और मिनिमम कॉर्डिनलिटी होगी 1, जिसे हम जो है वो मैंडेटरी पढ़ते हैं। लेकिन जी हमारे ये जो है दो एंटिटीज़ के रिलेशनशिप जो है वो आपस में क्लियर हो गए। इन दो एंटिटीज़ के दरमियान 2 रिलेशनशिप हैं जिनके हमने साथ साथ कॉर्डिनलिटी भी जो है वो बता दी है। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारे पास है चौथा पॉइंट जो है उस पर आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे उसने वैसे आगे एक पॉइंट लिखा हुआ था तीसरे के अंदर ही, एन एम्प्लॉय मे मैनेज ओनली द सेल ऑफिस टू विच शी इज़ असाइंड, कि ये हो सकता है कि वो सिर्फ उसी सेल ऑफिस को मैनेज कर रही हो जिसमें उसे साइन किया गया हुआ। जो उसका रिवर्स था हमने डिस्कस कर लिया इसे जो है। मे का मतलब ये होता है कि हो सकता है, तो मतलब ये है कि वो साइन हो भी सकता है या हो सकती है और नहीं भी। तो उसको हमने पहले ही जो है वो एम्प्लॉय के मैनेज वाला जो रिलेशनशिप है उसके साथ सेल ऑफिस के साथ हमने जो है ना वो 1 और 0 की शक्ल में लिख लिया हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं चौथे पॉइंट के अंदर। द फर्म लिस्ट प्रॉपर्टी फॉर सेल। फर्म जो है वो प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट करती है
सेल के लिए। अब हमें यहाँ से जो है वो नाउन मिल गया प्रॉपर्टी। ठीक है जी, सेल भी हो सकता है हमारे पास जो सेल जो है वो असल में नाउन नहीं है, वो उसे आप वर्ब कह सकते हैं। तो वर्ब का हम जो है ना वो एज ए एंटिटी काउंट नहीं करते, हम सिर्फ नाउन को जो है वो एंटिटी काउंट करते हैं। तो प्रॉपर्टी जो हमारे पास वो बन गई, हमारे पास एंटिटी बन गई। अब लिस्ट जो है ये भी हमारे पास यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि ये फर्म और प्रॉपर्टी के दरमियान लिस्ट का जो है वो आ रहा है, और फर्म भी हमारे पास जो है ये एंटिटी हो सकती है, लेकिन आगे जाके हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी एंटिटी होगी कौन सी एंटिटी नहीं होगी। अगर आप आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है एट्रीब्यूट ऑफ प्रॉपर्टी, तो मतलब हमें समझ आ गई प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास फिर जो है वो एंटिटी है। तो हमने यहाँ पे जो है एक थोड़ी जगह छोड़ के सेल ऑफिस से प्रॉपर्टी को हमने ड्रॉ कर लिया। और ड्रॉ कैसे करना है, वही रेक्टेंगल आपने ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर लिया आपने, अब उसके बाद आपने क्या करना है, एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रॉपर्टी आर प्रॉपर्टी आईडी आइडेंटिफायर हो गया। प्रॉपर्टी आईडी आप एक लाइन लगाएं, उसके एंड के ऊपर एक बेजी शक्ल बनाएं, सर्कल बनाएं बेजी जो है, तो उसके अंदर आप प्रॉपर्टी आईडी लिख के उसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद एंड लोकेशन, और लोकेशन को भी आप इसी तरह एक लाइन खींचें, उसके एंड पे जो है वो आप एक बेजी शक्ल बनाएं, उसमें लोकेशन लिख लें। ये हमने ड्रॉ कर लिया, उसके एट्रीब्यूट्स दोनों जो है। अब आगे उसने ये कहा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ लोकेशन इंक्लूड एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड जिप कोड जो है। अब यहाँ पे आप समझें कि हमने यही एग्जांपल पीछे भी पढ़ी थी कि हमारे पास जो है ये जो एट्रीब्यूट है ये आपका जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। एक मल्टी वैल्यूड था, एक कंपोजिट था। ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, इसीलिए इसने कहा कंपोनेंट्स ऑफ लोकेशन, कि ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है कि इसके अंदर बड़े सारे जो है एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं मजीद जो है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस एट्रीब्यूट से लाइनें खींचेंगे आगे चार, चूंकि इसने चार कंपोनेंट्स यहाँ पे बताए, तो उन चारों को हम लिख लेंगे। क्या क्या बताएं जी, एड्रेस, एक लाइन खींच के उसके एंड पे बेसिक शक्ल बना के एड्रेस, दूसरी लाइन खींच के उसके आगे बेसिक शक्ल बना के सिटी, उसके अंदर लिख लेंगे, तीसरी लाइन खींच के उसके अंदर बेसिक शक्ल बना के स्टेट, चौथी लाइन खींच के उसके आगे बेसिक शक्ल बना के जिप कोड जो है ये लिख लेंगे। तो इस तरह से आपका ये वाला जो है ना, जिसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं, वो ड्रॉ हो जाएगा। जब हमने पीछे भी सीखा था, जब हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये काम तो हो गया, हमने एंटिटी भी ड्रॉ कर ली, उसके एट्रीब्यूट्स भी ड्रॉ कर लिए। अब इसका रिलेशनशिप देखना है। रिलेशनशिप आगे जो है वो देख लेते हैं, बताया गया होगा ये 5वें पॉइंट में, ईच यूनिट ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी लिस्टेड विद ओनली वन ऑफ द सेल ऑफिस। अब देखें फिर आ गया विद ओनली वन। ओनली वन का मतलब ये होता है कि वो मैक्सिमम भी वन है और मिनिमम भी वन है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का रिलेशनशिप बनाएंगे सेल ऑफिस के साथ। यहाँ से हमें दो चीजें समझ आ गई। पहली बात ये कि प्रॉपर्टी का रिलेशनशिप होगा सेल ऑफिस के साथ। ये तो हमने एक लाइन लगा के उसके दरमियान में एक जो है वो बना लिया, डायमंड साइन बना लिया और उसके अंदर लिस्ट लिख लिया। अब ये है कि रिलेशनशिप की जो है वो आगे कॉर्डिनलिटी क्या होगी, यानी मैक्सिमम और मिनिमम कॉर्डिनलिटी क्या होगी। तो उसने बता दिया जो है ईच यूनिट ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी लिस्टेड विद ओनली वन ऑफ द सेल ऑफिस। सिर्फ एक सेल ऑफिस के साथ वो लिस्ट हो सकता है। तो हमने प्रॉपर्टी से सेल ऑफिस तरफ जो लाइन बनाई है, उसमें सेल ऑफिस के साथ जाके जो है वो मैक्सिमम कॉर्डिनलिटी भी वन और मिनिमम कॉर्डिनलिटी भी वन जो है वो लाइन की ड्रॉ कर देंगे। यानी ये जो हो जाएगा हमारे पास, जिसे हम पढ़ते हैं मैंडेटरी वन, यानी मैक्सिमम भी वन है और मिनिमम भी वन है, इसीलिए हम उससे मिनिमम को मैंडेटरी पढ़ते हैं और मैक्सिमम को वन पढ़ते हैं। तो हमने जो सेल ऑफिस के साथ जो है वो लगा ली एक लाइन, वो हो गया हमारे पास वन, और जो रिलेशनशिप की तरफ एक लाइन लगाई है सेल ऑफिस के साथ ही, वो हमारे पास हो गया मैंडेटरी। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो दो लाइनें लग गई। ओके जी, दरमियान में जो हम डायमंड सिंबल लगाया था उसके अंदर हमने लिख लिया लिस्ट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को हम लिस्ट करते हैं सेल ऑफिस के अंदर जो है। लिस्ट से मुराद नोट करते हैं या हम जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं सेल ऑफिस के अंदर जो है, बाद में जो है उसे यूज़ करने के लिए रिकॉर्ड के तौर पे। अब सेल ऑफिस का प्रॉपर्टी के साथ क्या रिलेशनशिप है, प्रॉपर्टी का सेल ऑफिस के साथ क्या था, ओनली वन ऑफिस जो है कि वो सिर्फ लिस्ट हो सकती है एक ही ऑफिस के अंदर। अगर हम इसका रिवर्स देखें तो उसने आगे इसी पॉइंट के अंदर आके लिखा हुआ है 5वें पॉइंट के अंदर, अ सेल्स ऑफिस मे हैव एनी नंबर ऑफ, अब देखें ये आ गया मे हैव एनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज लिस्टेड और मे हैव नो प्रॉपर्टीज लिस्टेड। अब देखें दोनों पॉइंट उसने वाज़ह करके बता दिए कि एनी नंबर ऑफ यानी कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी उसमें लिस्ट हो सकती हैं, उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, और हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी सेल ऑफिस में हमने ना रिकॉर्ड की गई हो। पहले रिलेशनशिप ड्रॉ करें, फिर मैं जस्टिफिकेशन आपको बताता हूँ। ओके जी, तो सेल ऑफिस में हमने सेल ऑफिस से प्रॉपर्टी की तरफ जो रिलेशनशिप था उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ तो हमने लाइन कर ली हुई है, उसके ऊपर हम बनाएंगे क्रॉफिट, जो कि पहले पॉइंट को शो कर रहा है कि एनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी ज़्यादा प्रॉपर्टीज भी लिस्ट हो सकती हैं। और आगे लिखा हुआ है और मे हैव नो प्रॉपर्टीज लिस्टेड, नो प्रॉपर्टी के लिए फिर हम यहाँ पे जीरो ड्रॉ कर देंगे उसके ऊपर जो है।
तो इस तरह से आपका जो है ये वाला रिलेशनशिप जो है वो हो जाएगा। अब रियल लाइफ में देखें ऐसा कैसे हो सकता है। हमने एक रियल एस्टेट का ऑफिस बनाया, उसमें हमने बंदे हायर करके रख लिए क्योंकि वो तो हमने लाजमा रखने हैं। अभी हमारे पास कोई जो है ना प्रॉपर्टी की डिटेल आई ही नहीं है। हम पहले 5 दिन या 10 दिन की बात करते हैं तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी की डिटेल आई नहीं है। या कोई हो सकता है किसी ऑफिस में हमने किसी सिटी में हमने एक ऑफिस बनाया हो जिसमें कभी भी ना आई हो, तो इसलिए इसने कहा हुआ है कि कुछ हमारे पास सेल ऑफिस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें कोई प्रॉपर्टी भी जो है रजिस्टर ना हुई हो, और कुछ हमारे पास सेल ऑफिस ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चलते हैं कि उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर हुई हों। इसलिए एम्प्लॉयज़ का सेल ऑफिस का प्रॉपर्टी के साथ जो हमने रिलेशनशिप शो किया हुआ है वो हमने शो किया हुआ है ऑप्शनल मैनी, यानी मिनिमम जो है वो ऑप्शनल है और हमने लिख दिया हुआ है, और मैक्सिमम जो हमने एंटिटी के साथ लिखा हुआ है वो मैनी बना दिया हुआ है, जिसे हम क्रोफिट बनाते हैं। तो इस तरह से हम ये रिलेशनशिप को जो है वो वाज़ा कर देंगे। देखें अभी तक जो हमने प्रैक्टिस की उसमें एक बात समझ आइए, जब हम दो प्रॉपर्टीज़ का आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं ना तो दोनों का आपस में रिलेशनशिप चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे सेल ऑफिस का प्रॉपर्टी के साथ क्या है वो हम प्रॉपर्टी के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, और प्रॉपर्टी का सेल ऑफिस के साथ क्या है वो हम सेल ऑफिस की तरफ रिलेशनशिप बनाएंगे। मिसाल के तौर पे सेल ऑफिस का प्रॉपर्टी के साथ हमने क्या अभी समझा है कि एक सेल ऑफिस में ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्टर हो सकती हैं और हो सकता है कोई भी ना हो, तो हमने प्रॉपर्टी के साथ फिर ये रिलेशनशिप बनाया है मैनी, यानी ऑप्शनल मैनी, कम अज कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा मैनी हो सकती हैं, तो हमने क्रोफिट बना दिया। अच्छा, प्रॉपर्टी का सेल ऑफिस के साथ क्या है कि एक प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल ऑफिस में ही रजिस्टर हो सकती है, तो लिहाजा हमने ये वाला जो रिलेशनशिप है ये फिर सेल ऑफिस के साथ बनाया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का सेल ऑफिस के साथ है तो इसलिए सेल ऑफिस के साथ बनाएंगे। और वो हमने क्या बनाया, मैंडेटरी 1, यानी मैक्सिमम भी 1 है और मिनिमम भी 1 है, और मिनिमम को मैंडेटरी पढ़ते हैं और मैक्सिमम को हम 1 पढ़ते हैं, तो लिहाजा इसको हम ओवरऑल पढ़ेंगे मैंडेटरी 1। तो मेरा ख्याल अब आपको ये बात समझ आ गई कि किस तरह से हम ये रिलेशनशिप जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये ठीक है सारा कुछ है, इसमें कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ एरर्स हैं जो मैं अभी आपको कुछ बताएंगे और कुछ मजीद अभी आगे भी आ जाएंगी। नेक्स्ट ये हमारे पास आखिरी पॉइंट आ गया, ईच यूनिट ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ 1 or more ऑनर्स। पहली बात हमें यहाँ से समझ आ गई कि हमारे पास ऑनर्स एक और जो है वो नाउन आ गया है, तो ये हमारे पास जो है वो एक जो है वो एंटिटी होगी। और दूसरी हमें बात यहाँ से ये समझ आ गई 1 or more ऑनर, कम अज कम क्या है एक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ज़्यादा मैनी हो सकते हैं, ये उसने यहीं पे बता दिया है। तो हम एक ऑनर का जो है वो बनाएंगे एंटिटी बनाएंगे, और कैसे पता चला ये एंटिटी होगी, क्योंकि आगे इसके एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑनर आर ऑनर आईडी जो कि आइडेंटिफायर होगा, इसको अंडरलाइन कर दिया करेंगे हम जो, एंड ऑनर नेम। तो हम क्या करेंगे, थोड़े फासले पे ऑनर की एक एंटिटी बनाएंगे। कैसे बनानी है वो अब आपको बताएं कि आप क्या करेंगे, आप एक जो है रेक्टेंगल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे ऑनर, 2 एट्रीब्यूट्स हैं उसके जो है, 2 लाइनें यहाँ से ड्रॉ करेंगे, उन लाइनों के एंड के ऊपर आप बेस भी शक्लें 2 बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे बेस भी जो है, और एक के अंदर लिखेंगे आप जो है ऑनर आईडी जो कि आइडेंटिफायर होगा, इसको अंडरलाइन कर लें। बुक के ऊपर ही अंडरलाइन नहीं है तो आप इसको जो है वो अंडरलाइन कर लें। ये थोड़ी सी एरर इसके अंदर जो है वो भी थी, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें। और दूसरा जो है हमारे पास जो बेस भी शक्ल बनाई है, जो दूसरा एट्रीब्यूट है उसको उसके अंदर लिख देंगे, और वो है हमारे पास ऑनर नेम। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनर अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे अंडरस्कोर भी मिस है तो आप अंडरस्कोर भी लगा लें, आईडी में भी अंडरस्कोर मिस है वो भी लगा लें, तो इसको आप इसके अंदर लिख लें। तो हमने एंटिटी भी ड्रॉ कर ली और उसके दोनों एट्रीब्यूट्स भी लिख लिए। अब हमने बनाना है रिलेशनशिप। तो अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या था कि ईच यूनिट ऑफ प्रॉपर्टी हैज 1 or more ऑनर। प्रॉपर्टी का ऑनर के साथ क्या रिलेशनशिप है वो उसने यहाँ पे बताया, क्योंकि प्रॉपर्टी हैज 1 or more ऑनर, तो प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ऑनर हो सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का रिलेशनशिप जो ऑनर के साथ है वो ऑनर की तरफ ही ड्रॉ होगा। तो हम क्या करेंगे, ऑनर के साथ लिखेंगे क्रोफिट बनाएंगे, क्योंकि उसने कहा है 1 or more, और कम अज कम कितने हैं 1, तो हम साथ एक 1 की लाइन लगाएंगे जो कि डायग्राम में नहीं दी गई हुई, आप लगा लें। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप क्या बन गया प्रॉपर्टी का ऑनर के साथ, कि एक प्रॉपर्टी के ज्यादा ऑनर भी हो सकते हैं, क्रोफिट बना दिया ऑनर के साथ जो है, और कम अज कम एक भी हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं हो सकती जिसका कोई भी ऑनर ना हो, तो लिहाजा एक हमने कम अज कम एक लगा दिया। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया प्रॉपर्टी का ऑनर के साथ। यहाँ पे आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी हो सकती हैं जिनके ऑनर 4 हो गए हैं, आप कोई भी नहीं है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं दिया गया हुआ। अगर दिया गया होता तो फिर हम इसको जो है वो कंसिडर करते। अब चूंकि नहीं दिया गया हुआ तो फिर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए हम सिर्फ ये कहेंगे कि एक प्रॉपर्टी के ज्यादा ऑनर हो सकते हैं, उसने बताया हुआ है, और यहाँ एक हो सकता है। तो मैक्सिमम जो हम लगाएंगे रिलेशनशिप वो क्रोफिट बना देंगे मैनी के लिए,
और कम अज कम के लिए हम एक यानी सिंगल लाइन उसके रिलेशनशिप के ऊपर लगा देंगे ऑनर की तरफ जो है। अब ऑनर का प्रॉपर्टी के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो प्रॉपर्टी की तरफ बनाएंगे हम रिलेशनशिप जो है, उसको हम पहले पढ़ते हैं फिर हमें समझ आएगी। एन ऑनर मे ओन वन और मोर यूनिट्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसका भी वही रिलेशनशिप है। ऑनर जो है, जो कोई भी एक बंदा है, जाहिर बात उसके पास एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन राइज कर सकती हैं कि आमतौर पे ये होता है कि कुछ ऑनर हमारे पास या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी कोई भी नहीं होती, लेकिन हमने आम को नहीं देखना, हमने देखना कि हमने जो आईआर डायग्राम बनाना नहीं है उसके अंदर क्या जो है वो बताया गया हुआ है। हाँ, अगर नहीं बताया गया हुआ तो फिर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिसे मैंने शुरू में कहा था कि आप इसे अज्यूम कर सकते हैं। जब दे दी गई ये चीज तो फिर हम अज्यूम नहीं करेंगे, फिर जो दिया गया हुआ है उसी के मुताबिक ड्रॉ करेंगे। और दिया क्या क्या हुआ है, एन ऑनर मे ऑन वन और मोर यूनिट्स ऑफ प्रॉपर्टी, कि एक ऑनर जो है उसके कब्जे में या उसके ऑनरशिप में एक या ज्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो क्या अगर रिलेशनशिप हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप जो मैक्सिमम कॉर्डिनलिटी है वो हमारे पास प्रॉफिट बन गया प्रॉपर्टी की तरफ जो है, और मिनिमम जिसे हम जो है कॉर्डिनलिटी मिनिमम कॉर्डिनलिटी कहते हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मैंडेटरी, यानी सिंगल लाइन आ जाएगी, जिसे हम ये ओवरऑल जो रिलेशनशिप बन जाएगा ना ऑनर का प्रॉपर्टी के साथ, जो हम प्रॉपर्टी के साथ ड्रॉ करेंगे वो बन जाएगा मैंडेटरी मैनी, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कॉर्डिनलिटी मैनी है और मिनिमम कॉर्डिनलिटी जो है वो 1 है। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे जो बन गया वो मैंडेटरी मैनी बन गया। रिलेशनशिप का नाम जो है हम ओन कर लेंगे क्योंकि यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास बन जाएगी फिर हमारी ईआर डायग्राम। एक दो चीज़ अभी और उसमें जो है उसने मेंशन की हुई है वो भी पढ़ लेते हैं। एन एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टी एंड ऑनर इज परसेंट ओन्ड। अब यहाँ पे मसला आ गया। कैसे मसला आ गया जी? अगर एक प्रॉपर्टी के ज्यादा ऑनर है, जो कि हमने प्रॉपर्टी का ऑनर के साथ रिलेशनशिप बनाया था और हमने ऊपर पढ़ा भी है इसी पॉइंट के अंदर शुरू में कि एक प्रॉपर्टी का एक ऑनर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर एक प्रॉपर्टी के ज्यादा ऑनर हैं तो हर एक ऑनर का कितना हिस्सा है उसके अंदर, ये वाला जो एट्रीब्यूट है ना, ये आप ना तो प्रॉपर्टी में एडजस्ट हो सकता है, जिस तरह मैंने वो मार्क्स वाली बात बताई थी, आपको समझाई थी कि स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट का हमारे पास जो है दो एंटिटीज हैं, दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। जाहिर बात है स्टूडेंट सब्जेक्ट्स को जो है वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, तो मार्क्स जो उनके होंगे ना वो ना स्टूडेंट्स में एडजस्ट हो सकते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, और जो उस तरफ जो हमारे पास है जो स्टूडेंट और सब्जेक्ट है वो भी एक सब्जेक्ट ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या बन गया, मैनी टू मैनी का। तो यहाँ पे भी इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या बन गया, मैनी टू मैनी का। तो मैंने वहां पे भी ये पॉइंट बताया था आपको कि जब भी हमारे पास ये टिप बताई थी कि जब भी हमारे पास दो एंटिटीज के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा तो दरमियान में हमेशा एसोसिएटिव एंटिटी जरूर बनेगी। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एंटिटी थी ओन, और साथ उसने बता दिया हुआ है एन एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टी एंड ऑनर इज परसेंट ओन्ड। ये बिटवीन उसने कहा हुआ, ये बिटवीन आ जाएगा, बिटवीन से मुराद उसके रिलेशनशिप के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये गलती है कि उसने ओन्स को जो है वो क्या किया हुआ है, सिर्फ रिलेशनशिप के तौर पे शो किया हुआ है। और हमने क्या सीखा था, जब भी किसी रिलेशनशिप का कोई एट्रीब्यूट आ जाएगा तो वो रिलेशनशिप नहीं रहेगा बल्कि एसोसिएटिव एंटिटी बन जाएगी। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इस रिलेशनशिप की साइडों के ऊपर जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे, यानी इसके जो कोनों से मिलकर गुजर रही हो वो एक आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर दें। उससे फिर क्या होगा कि ये रिलेशनशिप आपका एक एसोसिएटिव एंटिटी बन जाएगी। और इसके साथ आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर बेसिक शक्ल बनाएंगे और उसके अंदर लिख देंगे आप जो है परसेंट ओन्ड, कि कितने परसेंट जो ओन करता है वो इस रिलेशनशिप के अंदर एट्रीब्यूट बन गया, यानी इस रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट बन गया। और जिस चीज का भी एट्रीब्यूट होगा, जिस तरह मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूं इस सिनेरियो के शुरू से जो है कि जिस चीज का भी एट्रीब्यूट होगा वो एंटिटी बन जाएगी। अब चूंकि ये रिलेशनशिप था तो रिलेशनशिप का तो एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, और अगर रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट आ गया है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको एसोसिएटिव एंटिटी बना देंगे, क्योंकि एंटिटी तो नहीं बना सकते थे क्योंकि रिलेशनशिप हमने पहले बना दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका एट्रीब्यूट आ गया और हमने जो रूल पढ़ा उसमें ये है कि जब भी एट्रीब्यूट होगा तो वो एंटिटी होगी। तो जब रिलेशनशिप का एंटिटी जो है वो एट्रीब्यूट आ जाएगा तो फिर हम उससे क्या करेंगे, उसे एसोसिएटिव एंटिटी बना देंगे, और यही जो हमने पीछे पढ़ा था एसोसिएटिव एंटिटी वही बन जाएगी हमारे पास जो है। और दूसरी जो मैंने बात बताई है वो ये कि जब भी दो एंटिटीज के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आ जाए, यानी उनकी जो है वो मैक्सिमम जो है वो मैनी हो जाए, दूसरी साइड पे भी मैनी, एक साइड पे भी मैनी और दूसरी साइड पे भी मैनी,
तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने जो है वो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसका कोई ना कोई एट्रीब्यूट लाजमन आया करेगा, तो उसको आपने एसोसिएटिव एंटिटी बना देना है। अगर ना भी है तो फिर भी आपने उसे एसोसिएटिव एंटिटी बना देना है, क्योंकि ये रूल है कि जब भी दो एंटिटीज के दरमियान जो मैक्सिमम कॉर्डिनलिटी है वो दोनों तरफ मैनी मैनी हो, जिस तरह अगर आप देखें प्रॉपर्टी का ओनर के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी मैनी है, और ऑनर का जो प्रॉपर्टी के साथ रिलेशनशिप है मैक्सिमम जो कॉर्डिनलिटी है वो भी मैनी है, तो लिहाजा इनके दरमियान हमेशा जो रिलेशनशिप हुआ करेगा वो एसोसिएटिव एंटिटी बन जाया करेगा, जो कि इसने खुद यहाँ पे बता दिया हुआ था। और हमने क्या किया, फिर उसको जो है एसोसिएटिव एंटिटी बना के उसका साथ एट्रीब्यूट बना दिया, और एट्रीब्यूट क्या था हमारे पास, परसेंट ओन जो है। क्लियर होगी बात जी? रियल लाइफ में अगर हम इसे एडजस्ट करें, मिसाल के तौर पर कोई एक पर्सन है, उसके 3 भाई हैं और उनके पास एक ही घर है, तो मतलब क्या हो गया, इस प्रॉपर्टी के अब जो है वो 3 ऑनर हैं। अब तीनों का उसमें हिस्सा कितना कितना है, फर्ज कर लें वो 6 मरले का घर है, तो हर एक जो है पर्सन का जो है वो इसमें हिस्सा जो होगा वो 2 मरले होगा। तो अब इसको हम जो है वो किस तरह एडजस्ट करेंगे कि ये जो हमारे पास हर एक का हिस्सा है उसको हम जो है रिलेशनशिप का एक एट्रीब्यूट बना देंगे, परसेंट ओन जो है। अब उसमें बता देंगे कि जो हमारे पास ऑनर नंबर 1 है उसकी जो भी आईडी है, हम अभी ऑनर नंबर 1 कह लेते हैं, लेट्स से हम कहते हैं अली जो है, उसका जो है प्रॉपर्टी नंबर जो हमारे पास, फर्ज कर ले कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसका कोई नंबर है, लेट्स से हम कह देते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 103 जो है उसमें कितना हिस्सा है, तो 2 चीज़ें आ गई, ऑनर का नंबर यानी या नाम कह लें या नंबर कह लें, प्रॉपर्टी का नंबर, और साथ आगे हम लिख देंगे परसेंट ओन्ड, यानी उसके कितने परसेंट इसमें से हिस्सा है। हम कह दें 33%, 33.33% इसका हिस्सा है, या 2 मरले इसका हिस्सा है। दूसरा पर्सन हमारे पास असद, उसका आ गया हमारे पास ऑनर नंबर, आगे आ गया हमारे पास किस प्रॉपर्टी में हिस्सा है, प्रॉपर्टी नंबर आ गया, और उसके बाद फिर जो है हमारे पास परसेंट ओन्ड आ गया। तीसरा हमारे पास आ गया जो है हुसनैन आ गया, उसका आ जाएगा हमारे पास जो है कोई ऑनर नंबर आ जाएगा, ऑनर आईडी जिसे हम कहते हैं, प्रॉपर्टी आईडी आ जाएगा, और उसका कितना हिस्सा वो आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल हम ये भी ले लेते हैं, आप अक्सर देखें जो फीमेल्स होती हैं, जिस तरह इस्लाम ने उन्हें दिया हुआ है कि उनका जो हिस्सा होता है वो जो उनका असल घर होता है उसमें से भी होता है, यानी बाप के प्रॉपर्टीज़ में से भी हिस्सा होता है, ठीक है जी, वो चाहे 1 बटा 8 होते हैं जितना भी होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो है उसका हिस्सा जो है वो अगर उसका जो शौहर है उसकी प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा होता है, तो ये भी पॉसिबल है कि एक ऑनर के जो है वो 2-3 जगहों पे जो है वो हिस्से हों, तो लिहाजा उसका फिर जो ऑनर आईडी और साथ प्रॉपर्टी आईडी आया करेगा हर दफ़ा जो, और उसके आगे फिर हम लिखेंगे कि इस प्रॉपर्टी आईडी में से इतना हिस्सा है और दूसरी प्रॉपर्टी आईडी में से इस ऑनर का इतना हिस्सा है, तो वो अलग अलग 2 रिकॉर्ड बन जाएंगे हमारे पास जो। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो दरमियान में ओन्स का रिलेशनशिप आया है ना, ये असल में एक रिलेशनशिप नहीं है, चूंकि इसका एट्रीब्यूट आ गया, ना भी आता चूंकि प्रॉपर्टी और ऑनर के दरमियान में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, तो लिहाजा ये वाला रिलेशनशिप जो है हमेशा कन्वर्ट होना था इसके अंदर एसोसिएटिव एंटिटी के अंदर जो है, इसलिए हम इस रिलेशनशिप के साइडों के ऊपर जो है ना एक रेक्टेंगल बना देंगे ताकि हमें पता चल जाए ये एसोसिएटिव एंटिटी बन गई है। तो ये कुछ एरर्स थी जो इस डायग्राम में थी, तो मैंने साथ साथ वो एरर्स भी ख़त्म कर दी हैं और साथ साथ आपको ये पूरी डायग्राम ड्रॉ करनी भी जो है वो बता दी है। अब आपने इसे सीखना किस तरह से, सीखिए आप इस तरह से, मैंने शुरू में आप एक कागज़ साथ रख लें, पहले ये करें कि आप इसको पढ़ें, साथ ही ऑडियो आप जो है वो बल्कि लगा लें और डायग्राम सामने खोल लें और पूरी डायग्राम को जो है आप समझे पहले जिस तरह मैंने बोला है। उसके बाद फिर क्या करें, आप एक पेज लें, फिर आप जो है वो चाहे ऑडियो साथ चला के उसको ड्रॉ कर लें, फिर आप डायग्राम को ना देखें, डायग्राम के ऊपर ही पेज रख लें ताकि ये डायग्राम नीचे से नज़र ना आए, और फिर आप ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करें, तो इससे आपको जो है ना फिर अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 2 दफ़ा आपने कम अज़ कम ये लेक्चर ज़रूर सुनना है, एक दफ़ा ये डायग्राम जो पहले से बनी हुई है उसको सामने रखें और दूसरी दफ़ा एक सिंपल पेज लेके फिर ये ऑडियो दोबारा सुने और उसके ऊपर ये सारी डायग्राम जो आपने ड्रॉ करनी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह हमारा ये चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट तो पहले ही हो गया था, लेकिन चले जिन बच्चों को जो है वो ये शिकवा था कि जी हमें ER डायग्राम नहीं बनानी आती, उनके लिए फिर मैंने जो है ना जो सबसे बड़ी ER डायग्राम थी वो समझा दी है, क्योंकि अगर सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल अगर आपको समझ आ जाएगी ना, तो जो पीछे छोटी छोटी दी गई हैं जिसमें 2-2 3-3 एंटिटीज़ हैं, तो वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। उनके रिलेशनशिप भी थोड़े हैं, उनके एंटिटीज़ भी थोड़ी हैं, इसलिए उनमें कोई मसला नहीं होगा। तो आप अगर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो पीछे वाली आपको सेम है, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगी। लेकिन इसको आपने 2 दफ़ा ज़रूर सुनना है, एक दफ़ा डायग्राम को सामने रख के और दूसरी दफ़ा खाली पेज सामने रख के सुन के साथ साथ ड्रॉ करना है, तो आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसको फुली अंडरस्टैंड कर लेंगे।
ओके जी, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।